नमस्कार दोस्तों, मैं आशु देव एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आज के टाइम में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें साइंस का एक मेजर पोर्शन देखने को मिलता है। जैसे यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के एग्जाम्स तथा एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल व जीडी के एग्जाम्स तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवेज के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए तथा सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल एवं टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट, केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति एवं डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सभी एग्जाम्स में से साइंस का मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलता है। सो गाइस, आज के टाइम पे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बेहतर स्कोर करके नौकरी पाने के लिए साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी क्रम में मैं आज हाजिर हूँ आप सबके सामने साइंस के लेटेस्ट पैटर्न के साथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम्स में साइंस की वो कौन कौन सी ब्रांचेज या सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के बारे में, यानी कि साइंस का मैक्सिमम पोर्शन एग्जाम हमसे बायोलॉजी से ही पुटअप करता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ बायोलॉजी से डायरेक्ट रिलेट होती है। इसलिए एग्जाम्स भी हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पुटअप करता है, यानी कि साइंस का 70 to 75% पोर्शन बायोलॉजी से पूछा जाता है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपके साथ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बायोलॉजी का मीनिंग जानेंगे, बायोलॉजी वर्ड की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तथा इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बायोलॉजी वर्ड की मीनिंग की बात करें तो बायोलॉजी वर्ड दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायो मीन्स लाइफ या फिर लिविंग्स होता है और लॉजी का मीनिंग टू स्टडी होता है। In this way we can say that to study about all the organism called biology, यानी साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा जहाँ पे हम लोग सजीव जगत या फिर जीवंत चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ने में सबसे पहले हमें सजीवों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि लिविंग्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इस यूनिवर्स में बात करें कि चीज़ें कितने प्रकार की होती है, तो इस यूनिवर्स में चीज़ें केवल दो प्रकार की होती हैं, पहली लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। तो आज ये जानेंगे कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच की वो कौन सी कड़ी है जो इन्हें आपस में अलग करती है। अगर आमतौर की भाषा में बात करें तो सजीव या फिर लिविंग्स वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं या भोजन लेते हैं, बट अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो लिविंग्स को फॉलो करने होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। यानी कि सजीव वो होते हैं जो श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन एवं वृद्धि जैसी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। इस प्रकार सजीवों के बारे में जानकारी हमें हासिल हुई। अब सजीवों के बारे में जहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे उसे जीव विज्ञान कहा जाएगा। यानी कि साइंस में हमें जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैसे मिली, यानी कि लिविंग्स के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दिया। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एरिस्टोटल। इन्हें हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जानते हैं।
सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने ये आइडिया दिया, अपना सुझाव दिया कि हम नेचुरल साइंस से लिविंग साइंस को एक अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। इन्होंने बताया कि लिविंग्स के बारे में हम लोग जहाँ पे स्टडी करेंगे उसे लिविंग साइंस कहेंगे और इसे साइंस से एक अलग ब्रांच में स्टडी करेंगे या फिर एक अलग पार्ट में हम लोग लिविंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे कि लिविंग साइंस के रूप में जाना गया। यानी कि इनकी इस आइडियोलॉजी को काफ़ी लंबे समय तक फॉलो किया गया। कुछ समय बाद में दो ग्रीक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लेमार्क एंड ट्रिविलियनस। इन्होंने इस लिविंग साइंस को एक नया टर्म दिया। इन्होंने बोला कि लिविंग साइंस को हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। इन्होंने ये एक नया ग्रीक लेटर दिया जिसे कि बायोलॉजी के नाम से जाना गया। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, यानी कि बायोलॉजी टर्म इन्हीं के द्वारा दिया गया। इसलिए एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, तब आप आंसर देंगे लेमार्क एंड ट्रिविलियनस। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तब आप आंसर करेंगे एरिस्टोटल का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि एग्जाम्स में हमसे दोनों क्वेश्चंस में से ये दोनों ऑप्शन पुट अप करता है। अब आगे बात करें, कुछ समय बाद में एक नए साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कई बुक्स में इन्हें कार्ल लीनियस के नाम से भी मेंशन किया गया है। इन्होंने एक नया आइडिया दिया, नया सजेशन दिया। इन्होंने बोला कि लिविंग वर्ल्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट वो होगा जिसे एनिमल्स बोलेंगे और दूसरा पार्ट वो होगा जिसे प्लांट्स या फिर वेजिटेशंस बोलेंगे। मतलब कि पहले पार्ट में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे पार्ट में प्लांट्स या फिर वेजिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन की ये जो पद्धति थी, इन्होंने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में इसे क्लासिफाई किया। इन्होंने बोला कि एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है इनकी, डिफरेंट एनाटॉमी होती है इनकी और डिफरेंट इनकी फिजियोलॉजी होती है। मतलब इनका जो क्लासिफाई करने का जो एक आधार था वो था, बोला कि ये डिफरेंट होते हैं आपस में मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में, एनाटॉमी के बेसिस में और फिजियोलॉजी के बेसिस में। यानी कि एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से डिफरेंट होती है। यानी कि मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होगा आकारिकी, मतलब एनिमल्स का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी बनावट होती है या फिर बाहरी आकृति होती है, वो प्लांट से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आंतरिक संरचना, मतलब कि एनिमल्स की आंतरिक संरचना प्लांट्स की आंतरिक संरचना से डिफरेंट होती है। अगली बात करें फिजियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इनके जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी डिफरेंट होती है। यानी कि कार्य भी इनकी अलग अलग होती है। इनके जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस था वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी था। कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है कि इन्होंने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया लिविंग वर्ल्ड का या फिर बायोलॉजी का, दो टर्म में। अब इन्होंने बताया कि प्लांट्स या फिर इन्होंने बताया कि एनिमल्स के बारे में हम जहाँ पे स्टडी करेंगे उसे जूलॉजी बोलेंगे और जहाँ पे प्लांट्स और वेजिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे उसे बॉटनी के नाम से जानेंगे। इस तरीके से अब बायोलॉजी दो ब्रांच में डिवाइड हो चुका। यानी कि कैरोलस लीनियस के द्वारा जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। इनकी इस कार्य प्रणाली की वजह से इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है कि जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी की वह ब्रांच जहाँ पे लिविंग्स के
क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सो इस तरीके से एग्जाम हमसे 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। पहला, हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा पूछता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, या फिर हु इज द फादर ऑफ बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन, मतलब द्विपद्धति वर्गीकरण के जनक कौन है। इस तरीके से एग्जाम्स हमसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। अब अगली बात करें कि कार्ल लिन्नियस ने ये बात तो बता दी कि अब हम लोग जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में स्टडी करेंगे, बट इनमें काम किसने किया बेसिकली। तो सबसे पहले एरिस्टोटल साहब आए, जिन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, मतलब इन्होंने जंतुओं के बारे में डीप स्टडी की और उसके बेसिस पे एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। यानी कि इस बुक में इन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स मेंशन किए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है, इसी तरीके से 500 डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए। इनके इस सराहनीय कार्य की वजह से इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अरिस्टोटल साहब को जूलॉजी के फादर के रूप में भी जाना जाता है, एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अब अगली बात करें कि प्लांट्स के बारे में किसने काम किया। तो प्लांट्स के बारे में उसी टाइम पे एरिस्टोटल साहब के एक स्टूडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। इन्होंने प्लांट्स के बारे में डीप स्टडी की और एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने भी 500 प्लांट्स और वेजिटेशंस के साइंटिफिक नेम दिए। इस वजह से इन्हें बॉटनी के फादर के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर बात करें कि बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है तो आप थियोफ्रास्टस का नाम लेंगे, और जूलॉजी के फादर का पूछा जाएगा तो आप एरिस्टोटल का नाम लेंगे, और बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल कहलाएंगे। इस तरीके से अब बायोलॉजी को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि आज के टाइम पे हम बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, मतलब जूलॉजी और बॉटनी में। जहाँ पे एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा गया, और जहाँ पे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहा गया। लेकिन क्या वास्तव में आज के टाइम पे बायोलॉजी की केवल 2 ही ब्रांचेज हैं? नहीं, आज के टाइम पे बायोलॉजी की मोर देन 60 ब्रांचेज हैं। इन पे ज़्यादा फोकस करके हमें स्टडी नहीं करना है। हमें एग्जाम की स्ट्रेटेजी को ध्यान पे रखते हुए, फोकस्ड करते हुए सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है। हमें कि इन ब्रांचेस में से जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है वो ब्रांचेस की स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं कि हमारा एग्जाम्स हमसे कहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। मतलब अगर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो हमारा एग्जाम्स सिलेबस डिजाइन करता है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से। यानी कि हमें केवल 4 ब्रांचेस पे फोकस्ड होकर स्टडी करना है। पहला जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जूलॉजी और बॉटनी के बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी हुई है। और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। एवं बायोटेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जो डिस्कवर्ड मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है बायो के फील्ड में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से अगर एग्जाम्स के सिलेबस के पूछे जाने के बारे में डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी से पुट अप होते हैं। यानी हमने बताया था आपको 70 to 75% क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। सेम इसी में बायोलॉजी का 80% पोर्शन हमारा जूलॉजी से पूछा जाता है, एंड रेस्ट ऑफ देम 20% पोर्शन हमारा इन तीनों ब्रांचेस से पूछा जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें स्टडी फोकस्ड होकर जूलॉजी पे करना है, और जूलॉजी में भी सबसे ज़्यादा स्टडी हमें करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स की ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसलिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब बात करें कि जो बायोलॉजी की 60 ब्रांचेज है, इनमें से हमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। केवल उन 60 ब्रांचेज के एटलीस्ट हमें नेम्स पता होना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स हमसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ देता है। लेटेस्ट में डिस्कवर की गई जो पहली ब्रांच है उसका नाम है थैनेटोलॉजी।
मतलब बायोलॉजी की वह ब्रांच जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेथ के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब टू स्टडी अबाउट डेथ इज नोन एज थैलेटोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच के रूप में कंसीडर किया गया है उसे बोलते हैं जीएंटोलॉजी। दैट मीन्स कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बुढ़ापे के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं जीएंटोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसे बोलते हैं कैलोलॉजी। इस ब्रांच में हम लोग ब्यूटी के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जिस ब्रांच में ब्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे उसे कैलोलॉजी बोलेंगे। अगली जो ब्रांच है उसे बोलते हैं ट्राइकोनोलॉजी। यहाँ से हमारे एसएससी सीपीओ के एग्जाम से भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम्स में हमसे पूछा था कि बालों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलेंगे ट्राइकोनोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। दैट मीन्स टू स्टडी अबाउट द लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। मतलब आउटर स्पेस में जीवन के बारे में अध्ययन करना एक्सोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से आज बहुत से साइंटिस्ट अन्य ग्रहों पे जीवन की संभावना के मद्देनजर स्टडी कर रहे हैं उसे एक्सोबायोलॉजी के रूप से जाना जाता है। इस तरीके से साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, मतलब कार्डियक मींस हार्ट, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे उसे कार्डियोलॉजी बोलेंगे। देन हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैलोलॉजी, नेक्स्ट साइटोलॉजी। इस तरीके से बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जीरेंटोलॉजी। इस तरीके से हम अगली क्लासेस में डिस्कस करते चलेंगे इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब बात करेंगे कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में से सबसे ज़्यादा किस कंटेंट पे फोकस करना है। इसी तरीके से अगर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि मानव का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए सबसे पहले हमें लाइफ ऑफ लिविंग्स के बारे में जानना जरूरी हो कि इसकी उत्पत्ति कैसे, मतलब हमारे पृथ्वी में लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई। अगर लाइफ की स्टार्टिंग की बात करें तो पृथ्वी के जल और थल में सबसे पहले बैक्टीरिया सेल से लाइफ की स्टार्टिंग हुई। मतलब जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले एक माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम नाम पे बैक्टीरिया आया सबसे पहले हमारे अर्थ में, मतलब जल और थल में सबसे पहले लाइफ की उत्पत्ति इसी बैक्टीरिया के थ्रू हुई। इस तरीके से हम समझेंगे कि आज कि जो हम लोग ये लिविंग वर्ल्ड की जो इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था बैक्टीरिया सेल। अब बात करें कि एक सेल से इतनी बड़ी इतना बड़ा सजीव जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले सेल का निर्माण हुआ और सेल के निर्माण के साथ ही साथ कई सारे सेल्स एक साथ मिले और उन्होंने टिश्यू का निर्माण किया। सेम इसी में कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया और इसी तरीके से कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम जनरेट हुए और कई सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक इंडिविजुअल यानी एक जीवधारी का निर्माण किया और उसी तरीके से कई सारे जीवधारी मिलकर एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं, पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं और कई सारी जनसंख्या मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है और कई सारे कम्युनिटी मिलकर एक विश्व का निर्माण होता है और कई सारे विश्व मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो इस जीवन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सबसे पहले वो एक बैक्टीरिया सेल था। इसीलिए हम लोग सेल को ही जीवन की आधारभूत इकाई के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग
ज़्यादा फोकस करते हैं ऑर्गन सिस्टम में। मतलब हमारा जो एग्जाम का सिलेबस है वो ऑर्गन सिस्टम से ही बना हुआ है। मतलब जिस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम, इसके बाद में हमारा हुआ नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं। अगर सिस्टम के बारे में हम समझ जाएंगे तो उसी के साथ साथ में सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इनके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लेते चले चलेंगे। और हमारे एग्जाम्स भी मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है। और इसके बाद में बैक्टीरिया, वायरस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते चलेंगे। और प्लांट्स मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग बॉटनी के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरीके से, इस प्रकार से, जैसे कि हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि एग्जाम में बहुत सारा कुछ ना पढ़ के सेलेक्टिव कंटेंट को कैसे पढ़ के हमें एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है, इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आज डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसी तरीके से आगे की क्लासेस में भी हम एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को बेहतर रूप प्रदान करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एवं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।